पिछले स्पॉइलर में हमने उल्लेख किया था कि लुओ फेंग की आश्चर्यजनक प्रगति ने उसे ज़िर्ग के हत्या योजनाओं के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शत्रुतापूर्ण विदेशी जातियां कैसे प्रमुख सभ्यताओं के अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों में घुसपैठ कर पाती हैं? इसका एक प्रमुख कारण है बाह्य क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र, एक युद्ध क्षेत्र जहां विभिन्न जातियां भीषण संघर्षों में लिप्त रहती हैं, जो दुश्मन जासूसों के लिए घुसपैठ करने का एक आदर्श अवसर प्रदान करता है। यह विशाल युद्ध क्षेत्र अत्यंत खतरनाक होता है और अकेले योद्धा हमेशा शक्तिशाली शत्रुओं से सामना करने के जोखिम में रहते हैं। यदि कोई दुर्भाग्यशाली योद्धा किसी शक्तिशाली मास्टर रोह के हाथों पकड़ा जाता है तो वह आत्मादास में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार दास बनने के बाद वह अपनी सारी स्वायत्तता खो देता है और बिना किसी प्रतिरोध के अपने स्वामी के हर आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये विदेशी जासूस आमतौर पर मानव क्षेत्र में दो प्रमुख तरीकों से घुसपैठ करते हैं। पहला तरीका सीधे आत्मादासों को नियंत्रित करना है, उनकी पहचान का उपयोग कर खुफिया जानकारी एकत्र करना या हत्याएं करना। दूसरा तरीका अधिक गुप्त होता है, वे किसी एक पेंगुआसा दुनिया की आंतरिक दुनिया में छिप सकते हैं या विश्व छल्लों के भीतर खुद को छुपा सकते हैं, जिससे वे सुरक्षा निगरानी को पार कर सकते हैं। जब तक उनकी पहचान गुप्त बनी रहती है, ये आत्मादास साधारण मनुष्यों की तरह कार्य कर सकते हैं, जिससे उन्हें पहचानना अत्यधिक कठिन हो जाता है। मार्क्विस पो यू का उदाहरण लें। यदि मो लुओ ने लापरवाह कार्यों से खुद को उजागर नहीं किया होता तो वह वर्षों तक ज़िर्ग को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देती रहती। सामान्यतः मानव क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले विदेशी जासूसों का उच्चतम स्तर राजा आबादी होता है। इसका कारण यह है कि यांग मूलिया ब्रह्मांड स्तर और उससे ऊपर के अस्तित्वों को अंतर्ग्रहीय समझौतों द्वारा बाह्य क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि यदि उनके अधीनस्थ या वंशज उनके दिव्य शक्ति से भरे हुए किसी दिव्य प्रतीक को धारण करते हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। इस तरह के प्रतीक के माध्यम से ये यांग मूलिया प्रतिबंधों को पार कर सकते हैं और दिव्य साम्राज्य टेलीपोर्टेशन के माध्यम से मानव नियंत्रित क्षेत्रों में उतर सकते हैं। निस्संदेह ब्रह्मांड स्वामी और सत्य देवता विशाल स्तर की टेलीपोर्टेशन क्षमताओं के स्वामी होते हैं, जिससे वे सैद्धांतिक रूप से सीधे दुश्मन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि वे ऐसा कभी नहीं करते। इसका कारण है ब्रह्मांडीय दमन। मूल ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड स्वामी को मार पाना लगभग असंभव है और सत्य देवता तो और भी अधिक भयावह शक्ति के स्वामी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई गुट अपने उच्चस्तरीय योद्धा को तबाही मचाने के लिए भेजता है तो दूसरा गुट भी प्रतिशोध के लिए समान कदम उठा सकता है, जिससे अनंत प्रतिशोध और विनाश की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। इससे बचने के लिए अधिकांश सभ्यताएं अधिक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाती हैं, जासूस भेजना और प्रतिभाशाली योद्धाओं की हत्या करना, क्योंकि यह सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक रणनीति मानी जाती है। हालांकि ऐसी घुसपैठ दुर्लभ और कठिन होती है। इसका कारण यह है कि जो योद्धा बाह्य क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र में कदम रखते हैं, चाहे वे तुआन तंत्रा आबादी हो या साधारण सैनिक, वे एक सामान्य विश्वास रखते हैं, आत्मसमर्पण से पहले मृत्यु। वे दुश्मन जातियों के मोहरे बनने के बजाय मरना पसंद करते हैं। यदि वे कभी हार जाते हैं और बंदी बनाए जाने की कगार पर होते हैं तो अधिकांश बिना किसी झिझक के आत्मविनाश कर लेते हैं, जिससे उनकी गरिमा बनी रहती है। आखिरकार जो अकेले बाह्य क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र में जाने का साहस करते हैं वे कम से कम मार्क्विस आबादी स्तर के योद्धा होते हैं। ऐसे योद्धा जो अत्यधिक गर्व और विश्वास से भरे होते हैं, वे दास्ता स्वीकार कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा यदि उनकी आत्मा नियंत्रित नहीं की जाती तो भविष्य में समय परिवर्तन के माध्यम से उनके पुनर्जीवित होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के शक्तिशाली अस्तित्वों को सफलतापूर्वक दास बनाना किसी मास्टर रोह की अत्यधिक शक्ति का प्रमाण है। यही कारण है कि भले ही राजा भ्रम आत्मा की युद्ध क्षमता राजा झेन यान से कम हो, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा समान बनी हुई है। अब कथा पर लौटते हैं। हू यानबो की अंतरिक्षीय गुप्त तकनीक के कारण जासूस ब्रह्मांड यात्रा का उपयोग करके सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकते। कीट छिद्र यात्रा का उपयोग कर 3 वर्षों में धीरे धीरे पहुंचना भी अवास्तविक है। आखिरकार लो फेंग की पहचान उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने की अनुमति नहीं देती। हालांकि हू यानबो के अंतरिक्ष प्रतिबंध को तोड़ने के लिए एक मार्क्विस आबादी स्तर का योद्धा आवश्यक है। केवल एक डोमेन मास्टर स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या करने के लिए इतने उच्चस्तरीय योद्धा को उजागर करना लाभकारी नहीं होगा। इस प्रकार हत्या की योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाता है। इस बीच 2 महीने की यात्रा के बाद लुओ फेंग अंतः सौर मंडल में प्रवेश करता है। अपनी अनुपस्थिति के दौरान लुओ फेंग न केवल होंग और जी छिंग की स्थिति को सुलझाने में शामिल रहा, बल्कि उसने पोषण कक्ष में 6 महीने बिताए, जिससे उसका शारीरिक शरीर डोमेन मास्टर स्तर 9 तक बढ़ गया। इसी समय मो युनबेल ने सफलतापूर्वक पेंगुआसा दुनिया स्तर तक प्रगति कर ली। हालांकि क्योंकि यह अभी तक आबादी स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसकी चेतना अभी भी सरल बनी हुई है और यह केवल पसंद, दर्द और खुशी जैसी बुनियादी भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम है। परिणामस्वरूप यह अभी तक लो फेंग के साथ शब्दों में संवाद नहीं कर सकता।
मो युनबेल वर्तमान में लो फेंग की एकमात्र विश्व स्वामी स्तर की युद्ध शक्ति है, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता अब भी सोने का सींग वाला प्राणी ही है। यह मत भूलो कि सोने का सींग वाला प्राणी की शक्ति मो युनबेल से 1 या 2 स्तर अधिक थी, और 1 दशक से अधिक समय तक तपस्या और दिव्य जनरल की विरासत प्राप्त करने के बाद लो फेंग के सोने का सींग वाला प्राणी ने अंततः 100वें रक्त नदी क्रिस्टल के साथ संयोजन कर लिया। उसी क्षण सोने का सींग वाले प्राणी का दाहिना खुर नख एक मूलभूत परिवर्तन से गुजरा। कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक विश्व स्वामी स्तर का सोने का सींग वाला प्राणी रक्त नदी शक्ति को प्रवाहित करके और कई वृद्धि गुप्त तकनीकों को जोड़कर केवल अपने दाहिने खुर नख के सहारे एक अमर सेना स्वामी के आत्मविनाश को झेल सकता है। इसकी विनाशकारी क्षमता 100 गुना बढ़ गई और एक ही बार में यह भयावह शक्ति उत्पन्न कर सकता था। बेशक लंबे युद्ध में मो युनबेल को अब भी लाभ होगा, लेकिन क्योंकि मो युनबेल को विकसित करना आसान नहीं था और समय के साथ उसका और लो फेंग का बंधन गहरा होता गया, इसलिए वह इसे कभी आसानी से त्याग नहीं सकता था। जैसे जैसे वह मजबूत होता गया और अधिक शक्तिशाली पौधों के सहायक जीव उपलब्ध होते गए, फिर भी उसने मो युनबेल को अमर स्तर तक पहुंचाने के अपने संकल्प को बरकरार रखा। 200 वर्ष बीत चुके हैं और सौर मंडल में भारी परिवर्तन आ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मंगल का सफलतापूर्वक धरतीकरण रहा, जिससे वह पृथ्वी के बाद सौर मंडल का दूसरा जीवन युक्त ग्रह बन गया और पृथ्वी के मानव वंश का दूसरा मुख्य निवास स्थल भी। उसी समय स्वयं पृथ्वी पूरी तरह पुनर्जीवित हो चुकी थी। लुओ परिवार की रक्षक सेना के वहां तैनात होने से पृथ्वी पर कभी तबाही मचाने वाले दैत्य अब कोई खतरा नहीं थे। वास्तव में भले ही लुओ परिवार की रक्षक सेना न भी होती, लुओ फेंग के माता पिता और छोटा भाई अब इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि वे स्वयं की रक्षा कर सकते थे। लुओ फेंग के समर्थन के कारण वे सभी विभिन्न खजानों का उपयोग करके जबरन ब्रह्मांड स्तर तक बढ़ाए गए थे। आप सोच सकते हैं, क्या इस तेजी से विकास करने की विधि से उनके भविष्य में अमरता प्राप्त करने की संभावना प्रभावित होगी? साधारण ग्रहों के जीवों के लिए यह छुपे हुए संकट ला सकता था, लेकिन पृथ्वीवासियों के लिए यह वास्तव में लाभदायक था। यदि वे अपनी जन्मजात शारीरिक सीमाओं को पार कर सकते थे, तो उनके लिए अमरता प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती थी। यही कारण था कि पृथ्वी जल्द ही प्रमुख शक्ति संघर्षों का केंद्र बनने वाली थी। बेशक इस चरण में लुओ फेंग का मुख्य उद्देश्य केवल अपने माता पिता और छोटे भाई को सीमित जीवन काल के कारण वृद्ध होकर मरने से रोकना था। उसकी स्थिति, प्रभाव और संपत्ति के साथ उन्हें ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचाना उसके लिए सहज था। अब केवल लुओ परिवार ही पृथ्वी के सभी दैत्यों को आसानी से दबाने के लिए पर्याप्त था। परिणामस्वरूप वे बर्बाद हुई भूमि और क्षेत्र, जो कभी राक्षसों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, फिर से मानव नियंत्रण में आ गए और मनुष्यों के रहने योग्य क्षेत्र कई गुना बढ़ गए। वास्तव में अपने वर्तमान सामूहिक बल के साथ पृथ्वी के मनुष्य सभी दैत्यों का पूरी तरह से सफाया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कुछ दैत्य क्षेत्रों को योद्धाओं के प्रशिक्षण स्थलों के रूप में बनाए रखा या ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में संरक्षित किया, ताकि भविष्य की पीढ़ियां अतीत की पीड़ा को याद रख सकें। 2 शताब्दियों के बाद लुओ फेंग एक बार फिर पृथ्वी पर लौटा, परिचित स्थानों पर चलता हुआ अतीत को याद कर रहा था। लेकिन इस बार उसने एक चिंताजनक समस्या देखी। लुओ परिवार के कुछ वंशज अहंकारी और लापरवाह हो चुके थे और उनके अधीनस्थ लुओ परिवार की विशाल प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे थे, कमजोरों को सताने और कानूनविहीन आचरण करने में लगे थे। दूसरों की नजरों में आकाशगंगा में लुओ परिवार का स्थान अब राजघरानों के बराबर था और यहाँ तक कि काले ड्रैगन पर्वत साम्राज्य का शाही परिवार भी उनका समर्थन पाने की कोशिश करता था। आम लोगों के लिए लुओ परिवार एक पवित्र और अछूता अस्तित्व बन चुका था, लेकिन इसी अत्यधिक प्रभाव के कारण कुछ लुओ परिवार के सदस्य और उनके अधीनस्थ अनिवार्य रूप से भ्रष्ट हो गए थे, विलासिता और अत्याचार में लिप्त हो रहे थे। लुओ फेंग, जिसने हमेशा बुराई से घृणा की थी और न्याय को महत्व दिया था, एक सच्चरित्र व्यक्ति था जो कभी भी अपने ही वंशजों को समाज के लिए खतरा बनने की अनुमति नहीं दे सकता था, जिससे लुओ परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होती। सौभाग्य से सु एक्सिन, जो अपनी धार्मिकता और दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थी, ने पहले से ही इस समस्या को रोकने के लिए उपाय कर रखे थे। लुओ परिवार के सदस्य अपनी स्थिति का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग न करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उसने परिवार न्यायालय नामक एक विशेष संस्था की स्थापना की, जो परिवार के भीतर अनुशासन लागू करने के लिए जिम्मेदार थी। समय के साथ लुओ परिवार काफी बढ़ चुका था। सिर्फ 2 शताब्दियों में उनके सदस्य 1000 से अधिक हो चुके थे। यही कारण था कि ब्रह्मांड में प्राचीन परिवार, जिनकी विरासत हजारों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक फैली थी, विशाल आकाशीय बेड़ों की तरह दिखते थे, असीम पैमाने पर फैले हुए। यदि सख्त नियम न होते तो आकाशगंगा में लुओ परिवार की उपस्थिति आसानी से एक आपदा में बदल सकती थी। इसलिए जैसा कि कहा जाता है, बिना नियमों के व्यवस्था नहीं हो सकती। एक बड़े परिवार के लिए एक सुव्यवस्थित कानूनी प्रणाली होना आवश्यक था। परिवार न्यायालय आंतरिक मुकदमों को संभालता था, अपराधों की गंभीरता के आधार पर दंड निर्धारित करता था और लुओ परिवार के भीतर निष्पक्षता और अनुशासन सुनिश्चित करता था।
उदाहरण के लिए वह अहंकारी और लापरवाह उत्तराधिकारी जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अनाचार किया। हालांकि उसके अपराध मृत्यु दंड योग्य नहीं थे, फिर भी उसे उचित दंड भुगतना पड़ा, जैसे कि अधिकतम 10 वर्षों के लिए एक खनिक के रूप में सेवा करना। लेकिन जो लोग जघन्य अपराधों के दोषी थे, वे चाहे लुओ परिवार के सदस्य ही क्यों न हो, उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाती और उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता। केवल लोहे जैसी कठोर और अडिग कानून व्यवस्था से ही परिवार की नींव स्थिर रह सकती थी, जिससे लुओ परिवार की महिमा 10,000 वर्षों या उससे अधिक तक बनी रहती। अपने परिवार से पुनर्मिलन के बाद लुओ फेंग ने पृथ्वी के परिवर्तन के विषय में अपनी पत्नी और बेटों के साथ चर्चा की। आखिरकार उन्हें कियानवू ब्रह्मांडीय देश में एक पर्यवेक्षक विशेष दूत के रूप में भेजा गया था, एक पद जो उनके दीर्घकालिक डोमेन मास्टर स्तर पर बने रहने से जुड़ा हुआ था। अंततः अपने कार्यों को पूरा करने के अलावा लुओ फेंग का अधिकांश समय पृथ्वी पर ही बीतता था। वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी के दृष्टिकोण से यदि वह अपने सबसे मूल्यवान प्रतिभाओं के ग्रहों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो यह एक मजाक से कम नहीं होता। इसलिए कंपनी ने स्वयं इन ग्रहों में सुधार करने की पहल की, जिससे उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षित बनाया जा सके। वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी की क्षमताओं के चलते किसी ग्रह को अभेद्य रक्षा प्रणाली से सुसज्जित करना कोई कठिन कार्य नहीं था। इसी कारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ज़िग जासूसों ने अंततः अपने हत्या के प्रयास को छोड़ने का निर्णय लिया। आखिरकार उन्हें अंतरिक्षीय दूरी पार करने में 3 वर्ष लगते और जब तक वे पृथ्वी पर पहुंचते तब तक उसकी सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह स्थापित हो चुकी होती, जिससे हत्या का प्रयास व्यर्थ हो जाता। वास्तव में इससे पहले गैलेक्सी लॉर्ड की पत्नी के रूप में शूशिन ने पृथ्वी के समग्र जीवन परिवेश को सुधारने के लिए एक विशाल संपत्ति निवेशित कर दी थी। लेकिन इस परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान उन्हें अचानक एक रहस्यमय अवशेष मिला, जो एक धातु प्लेट जैसा प्रतीत होता था। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे इसके रहस्यों को उजागर नहीं कर सकीं। यहाँ तक कि लुओ परिवार की मौजूदा स्थिति के बावजूद वे इसके रहस्यों को समझने में असमर्थ रहे, जो इसकी असाधारणता का प्रमाण था। अंततः शूशिन ने इसे लुओ परिवार के खजाने में संग्रहित कर दिया, ताकि लुओ फेंग की वापसी के बाद इस पर और शोध किया जा सके। अब जब वे लौट आए थे तो लुओ फेंग ने आखिरकार इसे स्वयं जांचना शुरू किया। हालांकि चाहे वह सुनहरे सींग वाले प्राणी की विरासत की स्मृतियां हो, आदिम शून्य स्थान के सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त जानकारी हो, या बाबाता के विशाल डेटाबेस से मिलने वाली सूचनाएं, कोई भी इस धातु की वास्तविक संरचना की पहचान नहीं कर पाया। इससे केवल यही सिद्ध हुआ कि यह वस्तु अत्यधिक असाधारण थी, यहाँ तक कि लुओ फेंग की वर्तमान अनुमतियों से भी परे। इसके रहस्यों को उजागर करने के प्रयास में लुओ फेंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके इसे जांचने का निर्णय लिया। उन्होंने निरंतर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया, सावधानीपूर्वक धातु प्लेट के आंतरिक भाग में प्रवेश करने का प्रयास किया। फिर भी अपनी अद्वितीय डोमेन मास्टर स्तरीय मानसिक शक्ति के बावजूद वे इसके गहनतम स्तरों तक नहीं पहुंच पाए। जब उन्हें इसकी जटिलता का एहसास हुआ तो सुनहरे सींग वाले प्राणी ने तुरंत अपनी वृद्धि क्षमता सक्रिय कर दी, जिससे मूल नाभिक के भीतर आत्मा ऊर्जा तीव्रता से प्रवाहित होने लगी, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति और भी विशाल और परिष्कृत हो गई। अंततः प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा ने बाधाओं की परत दर परत तोड़ दी और सफलतापूर्वक धातु प्लेट के मूल केंद्र में प्रवेश कर लिया। लेकिन वहां उनका सामना हुआ एक अंतहीन माया संसार से। लुओ फेंग की चेतना उसमें फंस गई और उन्हें एक के बाद एक माया को तोड़ते हुए 10,000 से अधिक मायाओं को पार करना पड़ा। तब जाकर उन्हें एक बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। यह अजीबोगरीब चिन्हों से बना एक रहस्यमय पाठ था। लुओ फेंग के वर्चुअल सहायक के रूप में बाबाता की अनुमतियां लुओ फेंग की प्रगति के साथ विस्तारित हो गई थीं, जिससे वह ब्रह्मांडीय ज्ञान का विशाल भंडार प्राप्त कर चुकी थी। जैसे ही लुओ फेंग ने वर्णों का वर्णन किया, बाबाता ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। ये यानशेन कबीले की लिपि थी। यानशेन कबीला ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक है। भले ही उनकी संख्या कम हो और उनका क्षेत्रफल छोटा हो, लेकिन कभी किसी अन्य जाति ने उन्हें उकसाने का साहस नहीं किया। वास्तव में यानशेन कबीला ज़ुओशान के द्वारा पोषित पहली जाति थी, जबकि पृथ्वीवासी दूसरी। एक हद तक यानशेन कबीला अब भी मानव जाति की एक शाखा माना जाता है। हालांकि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के कारण यानशेन कबीले के उच्च पदस्थ सदस्यों और मानव जाति के शीर्ष स्तरों के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए, जिससे अंततः उन्होंने अलग होकर स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया। जब यह पता चला कि यह लेखन यानशेन कबीले की संस्कृति से संबंधित था, तो इसे सीखना कहीं अधिक आसान हो गया। लुओ फेंग की शक्तिशाली डोमेन मास्टर स्तरीय चेतना के कारण उसने इसे केवल एक बार देखने के बाद पूरी तरह से समझ लिया। जब उसने इस पाठ को पढ़ा तो वह चौंक गया, क्योंकि धातु की उस पट्टिका में एक विशेष साधना पद्धति दर्ज थी। हालांकि यह विधि अधूरी थी और केवल एक टुकड़ा था, लेकिन इसका पहला चरण पूरी तरह से संरक्षित था। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई योद्धा किसी प्रमुख स्तर को पार करता है तो उसके जीवन जीन स्तर में वृद्धि होती है, लेकिन यह अवसर केवल 5 बार ही प्राप्त होता है।
ब्रह्मांड में कुछ शक्तिशाली जातियां जन्म से ही उच्च जीवन जीन स्तर के साथ आती हैं। उदाहरण के लिए सोने का सींग वाला प्राणी एक ऐसे जीन स्तर के साथ पैदा होता है जो मनुष्यों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। इसलिए प्रतिभा के साथ साथ जीवन जीन स्तर भी शक्ति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। लो फेंग को प्राप्त हुई यह साधना पद्धति वास्तव में शरीर को परिष्कृत करने की एक तकनीक थी, जिससे किसी का जीवन जीन स्तर स्वचालित रूप से पूर्ण जीन की ओर उन्नत हो सकता था। इतनी अविश्वसनीय साधना पद्धति ब्रह्मांडीय नियमों की सीमाओं को पार कर चुकी थी। इस कारण इसे मूल ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियमों द्वारा कड़ाई से सीमित किया गया था। इसे एक ही समय में केवल एक व्यक्ति अभ्यास कर सकता था। इसके अलावा यदि साधना प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई तो आत्मा और शरीर दोनों तुरंत नष्ट हो जाते, जिससे पूर्ण ब्रेकथ्रू असंभव हो जाता। और इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि यदि कोई शक्तिशाली अस्तित्व इस साधक को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता तो उसकी सभी यादें इस विधि से संबंधित पूरी तरह से मिटा दी जाती। दूसरे शब्दों में केवल वही व्यक्ति इस विधि को सुरक्षित रूप से अभ्यास कर सकता था जिसके पास कई शरीर होते। यही कारण हो सकता है कि ज़ो शानके ने मूल रूप से सोने का सींग वाला प्राणी का अंडा पृथ्वी पर भेजा था। आखिरकार पृथ्वीवासियों की शारीरिक विशेषताएं अत्यंत निम्न थीं। चाहे उनकी आत्मा कितनी भी उन्नत हो या उनकी साधना प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, वे हमेशा अपने जीवन जीन स्तर की सीमाओं से बंधे रहते, जिससे उनके लिए इन सीमाओं को पार कर पाना लगभग असंभव हो जाता। इसी कारण ज़ो शानके ने इस विधि को बनाया और इसका पहला चरण पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार यदि कोई अन्य शक्तिशाली अस्तित्व धातु की पट्टियों में दर्ज इस साधना पद्धति के अगले चरणों को प्राप्त कर भी लेता, तब भी वह इसे सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर पाता। रक्त नदी क्रिस्टल के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के बाद लो फेंग इस साधना पद्धति के मूल्य और उसके खतरों को गहराई से समझता था। यदि यह जानकारी लीक हो जाती तो निस्संदेह वह विनाशकारी परिणामों का सामना करता। इसलिए चाहे वह राजा झेन यान हो या भविष्य में उसका गुरु प्रमुख अराजकता नगर अधिपति, लो फेंग ने इस विषय में एक शब्द भी प्रकट करने का साहस नहीं किया। इस साधना पद्धति में गलती करने का परिणाम अत्यंत गंभीर बताया गया था, इसलिए लो फेंग ने अत्यधिक सतर्कता बरती। उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण मूल नाभिक को अपने कबीला मोशा अवतार के अंदर छिपा दिया, इसे एक हथियार के रूप में ढक दिया। इस प्रकार यहाँ तक कि डायलन भी इस अवतार की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता था। इसके अलावा कबीला मोशा मूल रूप से मांस और रक्त का जीव नहीं था, जिससे यह इस स्वर्गीय साधना विधि को अभ्यास करने में असमर्थ था। फिर भी 10 दिनों से अधिक की साधना के बाद भी लो फेंग ने एक गलती कर दी, जिसके परिणामस्वरूप उसका पूरा शरीर धूल में परिवर्तित होकर तत्काल नष्ट हो गया। लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया में स्थित विशाल धात्विक ऊर्जा ने तुरंत एक नया मानव शरीर उत्पन्न कर दिया, जिससे वह बिना किसी महत्वपूर्ण क्षति के पुनर्जीवित हो गया। लो फेंग के लिए असफलता की कीमत नगण्य थी। चूंकि उसका मानव शरीर विफल हो गया, लो फेंग ने तुरंत अपना ध्यान सोने का सींग वाला प्राणी की ओर स्थानांतरित कर दिया। लेकिन क्या वह सफल होगा? और यदि असफल हुआ तो लो फेंग को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कृपया मुझे अगली स्पॉइलर में इन उत्तरों को प्रकट करने की अनुमति दें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।